मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज जो हिंदी गद्य का पेपर हुआ है 2024-25 बीए थर्ड सेमेस्टर का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसमें से 5 प्रश्न करने थे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का था। तो अधिकतम 30 अंक थे, जिसमें 5 गुणे 5, एक प्रश्न 5 नंबर का था। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध तुम चंदन हम पानी का मंतव्य स्पष्ट करिए। तुम चंदन हम पानी निबंध का जो मंतव्य है, हम आपको बताने जा रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र का निबंध तुम चंदन हम पानी एक गहरा दार्शनिक चिंतन है, जो व्यक्ति के आत्मसमर्पण और सेवा भाव के बारे में बात करता है। क्योंकि यह निबंध एक साधारण सी बात को लेकर एक गहरी समझ विकसित करता है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध तुम चंदन हम पानी, इसमें गहरा दार्शनिक चिंतन है और आत्मसमर्पण की भावना है, सेवा की भाव की बात करता है। इसलिए ये निबंध तो साधारण है, लेकिन ये हमारे समझ बहुत गहरी विकसित करता है। तो समकालीन संदर्भ में विद्यानिवास मिश्र का जो चिंतन हमारे परंपरागत नैतिक मूल्यों को मात्र समझने का एक माध्यम ही नहीं, अपितु मनुष्य को एक स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला विचारात्मक सूत्र भी है। मिश्र जी का मूलबोध प्राचीन वांग्मय से प्रेरणा पाकर नवीन चिंतन धारा से केवल प्रभावित ही नहीं हुआ है, बल्कि और भी अधिक विकसित हुआ है। इस रूप में वे भारतीय संस्कृति चिंतन धारा का पुरोधा भी माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति व चिंतन आज विज्ञान व तकनीक के युग में क्या प्रासंगिकता रखता है, अथवा मनुष्य में सहयोग व भावात्मक संवेदना का हास किस स्तर पर हो उठा है, इसकी स्पष्ट झलक उनके लेखन एवं चिंतन में देखने को मिलती है। मिश्र जी के लेखन में मात्र भारतीय संस्कृति का शास्त्रीय और लोक पक्षी प्रस्तुत नहीं होता, अपितु इसमें जीवन जीने की नई दृष्टि भी समाहित होती है। भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज, राज्य इत्यादि मानव संदर्भों के व्यापक दर्शन उनके निबंध में होते हैं। विद्यानिवास मिश्र के लेखन की विशेषता यह भी है कि जो परंपरागत मनुष्य आधुनिकता से व आधुनिक मनुष्य की को उसकी परंपरा की जड़ से जोड़ती है। 1857 में प्रकाशित मिश्र के निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी पर आधारित यह शोध आलेख उसकी चिंतन के माध्यम से मानवीय मूल्यों की परख और उसकी पहचान को रेखांकित करता है। साथ ही समकालीन संदर्भ में उनके मूल बोध की जो प्रासंगिकता का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। घर में पिताजी एवं दो पितृव्य पूजा पाठ बहुत निष्ठापूर्वक करते हैं, इसलिए 3 होर से कम घर में ही प्रतिदिन इनका प्रयास मलयागिरी चंदन ही घिसा जाता है। रक्त चंदन या देवी चंदन तो नवरात्र में या रविवार को ही इन होर्सों पर घिसता है। चंदन से लेखक की बड़ी पुरानी जान पहचान है। 5-6 वर्ष के थे तभी अपने बड़े पितृव्य के पास जाकर भी चुपचाप बैठ जाते थे और उनका महमन स्त्रोतपूर्वक चंदन घिसना लेखक देखा करता था। अब दूसरा प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इसको हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और चौथा प्रश्न भी प्रेमचंद के जो 5 उपन्यास हैं, इनको भी हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है। पूर्वताज की परिभाषा भी हमारी प्लेलिस्ट पर पड़ी है। उपन्यास और कहानी में अंतर भी प्लेलिस्ट पे पड़ा है। अशोक के फूल निबंध का सारांश और दीपदान एकांकी का सारांश और गिल्लू रेखा चित्र का कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों के हम सारांश देख लेते हैं। तो ये अशोक के फूल का सारांश है, जिसे आप देख सकते हैं। ये अशोक के फूल का सारांश। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक संस्कृत सामाजिक निबंध है। इस निबंध के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी जी के अशोक के फूल की संस्कृति परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता को पुनः प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। इस फूल के पीछे छिपे सांस्कृतिक गौरव की इच्छा से लेखक का मन बहुत उदास हो जाता है। अशोक के फूल की महत्ता के संबंध में स्मरण करते हुए कहते हैं कि इन लाल लाल अशोक के पुष्प के शतवकों को देखकर मन में एक अनजान सा मोहक भाव उत्पन्न होता है। उन्हें प्रतीत होता है कि कंदर्प देवता ने भी इस मनोहर पुष्पी सुंदरता से मोहित होकर इसे हजारों लाखों पुष्पों के बीच से ही चुना है। लेखक का मन भारतीय रस साधना के हजारों वर्ष पीछे जाकर उस पर बरस जाना चाहता है। उनका मन उस वैभवशाली युग के चित्रशाला में विचरण करने लगता है, जब कालिदास ने अपने काव्यों में अशोक के पुष्प की शोभा सकुमार का करुणामयी वर्णन किया है। कालिदास के काव्यों में अशोक का फूल किसी नववधू के गृह प्रवेश की भांति अपनी पवित्रता और सुकुमारता के साथ शोभित हुआ है।
कामदेव के 5 बाण श्याम, अरविंद, नीलकमल, अशोक के पुष्प और चमेली में सम्मिलित है। अशोक का फूल ही एक ऐसा मत है जो अब भुलाया जा रहा है। लेखक प्रश्न पूछता है कि जो मोहक पुष्प लुभाने योग्य है, क्या कवियों की सहृदयता कहीं लुप्त हो गई है? लेखक का मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। वह सबसे ज्यादा आहत इस बात से है कि अब तक तरंगा एक पत्र वाले बिना फूलने फलने वाले पेड़ को उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा है। लेखक ईसवी सन की पृष्ठभूमि के विषय में सोचने लगता है कि जब अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था, उस समय यक्ष और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को बिल्कुल नवीन रूप में बदल दिया था और अशोक का वृक्ष पूजा उनकी ही देन है। गंधर्व का नाम आगे चलकर कामदेव हो गया, लेकिन वह भी गंधर्व का पर्याय है। भारतवर्ष की भूमि में विविध सभ्यताओं और संस्कृतियों का समागम स्थल है। यहाँ असुर, आर्य, शक, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि कितनी ही मानव जातियां आई हैं और भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। वास्तव में यह भूमि आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसकी इसी विविधता के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश को महान वासवमुद्र कहा है। अशोक के फूलों का भी अपनी एक स्मृति परंपरा है। परंपरा को इस बात पर आश्चर्य है कि क्या सचमुच अशोक के फूल भारतीय संसार के गंधर्व की देन है या कुछ बातें उनके मन में मस्तिष्क में बार बार कांधती हैं। अशोक के फूल लाल और सफेद दो रंग के होते हैं। सफेद फूल तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझा जाता है और लाल फूल स्मरणवर्धक माना जाता है। पर वह जानना चाहते कि ऐसा होने का रहस्य क्या है। प्राचीन भारत में अशोक वृक्ष की पूजा का उत्सव बहुत ही सरस तरीके से मनाया जाता है। वास्तव में यह पूजा अशोक की ही नहीं, अधिष्ठा कंदर्प देवता की ही होती है। इस पूजा को मदनोत्सव कहा जाता है। भोज द्वारा लिखित सरस्वती कंठाभरण से इस तथ्य की जानकारी मिलती है। यह पर्व त्रयोदशी के दिन होता है और कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली में भी मदनोत्सव का बड़ा सरस और मनोहारी वर्णन मिलता है। इन रचनाओं के अनुसार रानी अपने नूपुर चरणों के आघात से इस वृक्ष को पुष्पित करती है। लेखक आगे कहता है कि यह दुनिया बड़ी भुलक्कड़ और स्वार्थी है और सिर्फ उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ में सधता है। पूरी दुनिया स्वार्थ का अखाड़ा है। मनुष्य की जो जीवन शक्ति है बहुत ही निर्गम है। वह सभ्यता और संस्कृति वृथा मोहों को रोनते चली आ रही है। वह सभ्यता, संस्कृति, धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों आदि के अनेक पड़ावों को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने त्याग और ग्रह का रूप है। वास्तव में सब कुछ मनुष्य की जिजीविका पर केंद्रित है और प्रकृति के जो भी उपादान उस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाते हैं वह मनुष्य स्वीकारता है, बाकी सब फेंक देता है। मनुष्य की जीवन धारा अपनी ही मस्तानी चाल से चलती जाती है। अशोक का वृक्ष भी इसी धारा में कहीं बह गया है। तो ये प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर का कथा सार है जो हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। ये पेपर का सेकंड क्वेश्चन है। प्रेमचंद के 5 उपन्यास हैं जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्बला, गबन, गोदान। 5 उपन्यास ही पूछे हैं, लेकिन हम कहानी भी बता देते हैं यहाँ पर। पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैल, ये इनकी। 5वां प्रश्न है रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उपन्यास और कहानी में अंतर। तो दोनों प्रश्न हम बैक टू बैक देख लेते हैं। तो ये कहानी है, कहानी आप देख सकते हैं और तो ये कहानी लिख देना है, फिर ये उपन्यास लिख देना। ये रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज। तो हमें 9वां क्वेश्चन देख लेते। रिपोर्टाज और डायरी में अंतर स्पष्ट करिए। रिपोर्टाज और डायरी है जो हमें इसी तरीके से लिख देना है जिससे इसमें अंतर हो जाएगा। तो ये दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। ऐतिहासिक एकांकी है। यह एकांकी त्याग, बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। इस एकांकी में पन्नाधाय नाम की एक स्त्री के त्याग और बलिदान की कहानी है। दीपदान एकांकी का जो सारांश है वह इस प्रकार है। यह एकांकी मेवाड़ के इतिहास पर आधारित है।
इस एकांकी में महाराणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधार अपने बेटे चंदन का बलिदान दे देती है। पन्नाधार राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय थी। पन्नाधार कर्तव्यनिष्ठा और देश प्रेम को पुत्र से भी ज्यादा महत्व देती है। बनवीर राज सत्ता के लोभ में उदय सिंह की हत्या कर देता है। बनवीर पन्नाधार को अपने षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन पन्नाधार विचलित नहीं होता है। बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्नाधार की आंखों के सामने ही उसे मार देता है। इस एकांकी के जरिए लेखक ने यह संदेश दिया है कि सच्चा दीपदान अपने प्रियजनों के लिए त्याग और सेवा करने में होता है। अब एक गिल्लू पाठ का सारांश है। तो इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा एक छोटे से चंचल जीव गिलहरी के प्रति बहुत प्रेम करती है। उन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे छोटे जीव का जीवन बड़े अच्छे ढंग से चित्रित किया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिससे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले जाती है और कौवे की चोंच से घायल बच्चे का मरहम पट्टी करती है। कई घंटों के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली को अपने पंजों से पकड़ने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल का गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता और दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वह लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां जाली खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। उसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना काफी कर दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वो तकिए पर सरहने बैठकर अपने नन्हे पंजों से सर और बालों को होले होले सहलाता और एक सेवक की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी उंगलियां पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए सो गया। लेखिका ने उसकी सोनजूही की लता के नीचे उसकी समाधि बना दी। सोनजूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। अब प्रश्न क्रमांक 10वां है। ध्रुव स्वामी नाटक के नामकरण पर प्रकाश डालिए। ध्रुव स्वामी का नाटक है, उसका नामकरण किस तरीके से हुआ है वो हमारी प्लेलिस्ट पर पड़ा हुआ है। तो ध्रुव स्वामी जो नाटक था वो जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखित है और इसमें नारी को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी है। ध्रुव स्वामी नाटक है जो ध्रुव स्वामी के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। ध्रुव स्वामी नाटक का नामकरण इस नाटक की नायिका के आधार पर किया गया है। यह नाटक ध्रुव स्वामी को ही धुरी मानकर उसके चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि ध्रुव स्वामी इस नाटक की मुख्य नायिका के रूप में है। इसको हमारी प्लेलिस्ट से आप देख लें। एक खंड बा है, इसमें व्याख्यात्मक प्रश्न है। इसमें से 2 गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये जो प्रत्येक 9 अंक का है।
इसमें से हम ये देख लेते हैं सीधा तना हुआ। सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व का साकार कठोरता गर्भेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों इसके चरणों में लौटना ही न चाहिए। ध्रुव सामने नाटक से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसकी व्याख्या लिखनी है कि जो प्रसाद जी कहते हैं जो तना सीधा हुआ होता है तो इसके तरीके से इसको इसका अर्थ लिखना है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। ये सेकंड है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो दूसरा है, भाइयों आप तो नींद से जागो, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है निबंध से उद्धृत है। और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि देश की उन्नति कैसे होगी, भाइयों अब तो जागो। इस तरीके से इसका अपने देश के हित में ये लिखा गया है। अब जो तीसरा प्रश्न है ये कुसंग का ज्वर है, तो ये मित्रता से लिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है मित्रता। बताया गया है कि मित्रता जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। यह नीति सत्यवृत्ति का नाश नहीं करती है। जो कुसंग होता है मतलब बुरे लोगों का संग होता है वो ज्वर से भी बहुत भयानक होता है। ये बुद्धि को भी नष्ट करता है और युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो ये पैरों बंधी चक्की के समान होती है, कहीं जाने से नहीं। ये चौथा है आचार्य प्रसाद जी का है, तो अशोक के फूल से लिया गया है। आगे सभी प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं। ये कहानी के तत्व के आधार पंचमेश्वरी कहानी की समीक्षा पड़ी हुई है। दूसरा प्रश्न है कहानी का उद्भव एवं विकास। उपन्यास में प्रेमचंद का योगदान भी पड़ा हुआ है। नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामी नाटक की समीक्षा भी हमारी प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है।